हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं हूं आपकी फ़िज़िक्स टीचर और मेरा नाम है फ़रहीन जहां और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फ़िज़िक्स फॉलोवर। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और अच्छे अच्छे नए वीडियोज़ बनाने की। इसके पहले लेक्चर्स में हमने चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 मैंने 2 पार्ट्स में अपलोड किया है, आप प्रीवियस वीडियोज़ मेरी देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आपको ये लगता है कि आप बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो ये आपकी भूल है। फिज़िक्स बिना न्यूमेरिकल्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। बच्चों, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप न्यूमेरिकल समझेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स पे आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ने का, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, कभी भी आप वर्बली कभी भी आप देख के न्यूमेरिकल्स नहीं समझ सकते। आप जब भी न्यूमेरिकल समझें या फिज़िक्स के डेरिवेशन समझें, आप हमेशा एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और उस पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। कभी भी सिर्फ ऐसे देखने से न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, आपको इसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अगर एक बार आपको खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक बार आप देख के सॉल्व कीजिए, फिर दोबारा नेक्स्ट पेज पे बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सेकंड टाइम में भी आप सक्सेसफुल नहीं होते तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि थर्ड टाइम अगर आप ट्राई करते हैं तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 का पहला न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में पहला न्यूमेरिकल क्या गिवन है। पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियंस। ठीक है, मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया था कि इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, अगर याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन भी है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। ये सिंगल डैश इज द साइन ऑफ मिनट एंड डबल डैश इज द साइन ऑफ सेकेंड्स। ये सबको वैसे पता भी है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये यहाँ से कॉपी किया है, क्वेश्चन में गिवन है। अब 1 डिग्री कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 मतलब पाई बाई 180। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसको 180 से डिवाइड करेंगे तो 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में गिवन है हमें यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितना होगा, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60। तो सिंपली इस वैल्यू को यहाँ ले आइए और इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपके रेडियंस जो आएंगे, ये 1 मिनट में कितने रेडियंस होते हैं, 1 मिनट में रेडियंस होते हैं 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट नंबर सी पे, जिसमें गिवन है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड 60 सेकेंड्स। ठीक है, एज इट इज़ प्रॉब्लम कॉपी करी, हमें कन्वर्जेंस पता है, तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब 1 मिनट की वैल्यू मैंने कहाँ से पुट की है, यहाँ से पुट की है। इसको सिंपली 60 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियंस। तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बेसिक डिवीजन बस इसमें किया है, बहुत ज़्यादा तामझाम इस क्वेश्चन में नहीं है। आपको इस न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ले, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी उस डाउट की क्लियरेंस की। बच्चों, एनसीईआरटी का सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो गिवन है बुक में, वो क्वेश्चन ये है, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ टावर फ्रॉम हिम। ठीक है, मैन इज स्टैंडिंग हेयर at the point A, ठीक है, according to the question, and C is the point at which tower is situated। ठीक है, फिर ये मैन जो है ये A पॉइंट से B पॉइंट पे चला जाता है। ठीक है, अब इसने एक और पॉइंट कंसीडर किया है, पॉइंट O, जो कि कुछ डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट A एंड द पॉइंट B एज वेल। ठीक है, जब ये A और C इन लाइन है, मतलब एक ही लाइन में है, और B पॉइंट इस AC के परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। जब
बी पॉइंट से टावर सी को देखता है तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि वो थीटा एंगल से ये जो है इसका एंगल ऑफ व्यू वेरिएट हो गया है बाय एन अमाउंट ऑफ 40 डिग्री। ये सारी चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब हमारा ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमारे पास थीटा नोन है और ये लेंथ नोन है 100 मीटर ए बी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा लगा देंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा विल बी ए बी अपॉन ए सी। यहाँ से ए सी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए सी विल बी ए बी अपॉन टेन थीटा। थीटा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 40, वो एज इट इज़ हम प्लेस कर देंगे। 1040 की वैल्यू क्या होती है? 0.8391। अगर आपको उससे ये 1040 की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। अगर नहीं आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपको इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो AC की वैल्यू फाइनली 100 को इससे डिवाइड करने के बाद आ जाएगी 119 मीटर्स। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम two diametrically opposite points A and B on the earth. The angle theta subtended at the moon by two directions of observation is 1 degree 54 minute. Given diameter of the earth to be is 1.276 into 10 raised to the power 7 meter. Compute the distance from the moon to the earth. ठीक है, इसमें हम जो डायग्राम बनाएंगे, हमने पहले भी ये पढ़ा है कि हम जब हमें लार्ज डायमीटर्स या लार्ज डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी होती है तो हम हमेशा वहाँ पे पैरेलैक्स मेथड लगाते हैं। पैरेलैक्स मेथड में डायग्राम ऐसे बनता है। ये आप पहले के लेक्चर देखोगे, लेक्चर नंबर 2 जो है मेरा, वीडियो नंबर 2, उसमें ये है। ठीक है, अब डायग्राम समझते हैं कैसे किया। ए बी दो पॉइंट्स हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑफ अर्थ। ये अर्थ है, ये अर्थ की हो गई डायमीटर। इस पे दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए एंड बी। इसके डायमीटर हमें स्मॉल बी गिवन है विच इज़ 1.276 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर। ठीक है, और हमें एंगल थीटा गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री को 60 मिनट में कन्वर्ट कर लोगे तो टोटल मिनट्स हो गए 114। अब 114 को फिर फर्दर सेकंड में कन्वर्ट किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके। अब 1 सेकेंड में रेडियन होते हैं 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 रेडियन, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए, थीटा की वैल्यू हमें जो फाइनली चाहिए होती है एंगल, वो रेडियन में चाहिए होता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस हमने कर दी। अब D इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, ये कहाँ से आया? ये इस वाले ट्रायंगल से आया है। ठीक है, अब D की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल b अपॉन थीटा। स्मॉल b ये है और थीटा ये एंगल है, तो स्मॉल b की वैल्यू प्लेस कर दो क्वेश्चन में जो गिवन है यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। बस सिंपल सा डिवीजन है, उसके बाद D की वैल्यू दिस मच ऑफ मीटर एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। The distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10 raised to the power 11 meter. What is the diameter of the sun? तो इस क्वेश्चन में हमें सन की डायमीटर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन क्वांटिटीज़। गिवन क्वांटिटीज़ क्या है? सन्स एंगुलर डायमीटर अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, थियोरी में पढ़ चुके हैं हम ये। अल्फ़ा गिवन है 1920 सेकेंड्स। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने सेम प्रोसीजर फॉलोअप किया था। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 9.31 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 रेडियंस। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है D इज इक्वल टू अल्फ़ा, कैपिटल D। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? सन की जो एंगुलर डायमीटर गिवन है वो लिख देंगे, और कैपिटल D जो हमें डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में ये रहा। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे। अब सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई है? 1.39 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 मीटर। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। आप खुद से ट्राई करें इसको, रफ कॉपी पे सारी कैलकुलेशन खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 clocks आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक
located in an international laboratory at 12 noon by the standard clock, the readings of the clocks are। ये टेबुलेटेड फॉर्म में आपकी क्वेश्चन में ही गिवन है। 7 डेज के लिए कंसीडर किया है। क्लॉक 1 की रीडिंग्स ये हैं, क्लॉक 2 की रीडिंग्स ये हैं, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका कंपेयर करेंगे हम 12 नून से, तो कितने सेकंड ज़्यादा रीडिंग आई है, +5। इसमें कितने सेकंड ज़्यादा है, 75 सेकंड्स, क्योंकि 12 1 15, इस 1 मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 हो जाएगा, उसमें 15 ऐड करेंगे तो 75 सेकंड्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। आप इसके लिए अगर कैलकुलेट करते हैं 11 15 एंड 08 सेकंड्स, इसको माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि ये 12 से लेसर वैल्यू है, इसलिए -52। ठीक है, अब थर्सडे के लिए है 12 1 एंड 50, इस 1 को अगेन सेकंड्स में कन्वर्ट करके इसमें 50 ऐड करेंगे तो टोटल सेकंड्स कितने आ जाएंगे, 110। मतलब इसमें टाइम का जो वेरिएशन हो रहा है वो 110 सेकंड से वेरिएशन हो रहा है। अब 11 59 एंड 15 ये हो जाएगा -45, इन द सेम वे इट विल बी +90 एंड इट विल बी 79। क्लॉक 2 में कितना वेरिएशन है, +6, यहाँ पे -1 -8 +18 +7 -7 +24 +11। इसका हमने स्टैंडर्ड टाइम क्या कंसीडर किया है, इसका हमने स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर किया है 10-15। 10-15 के रिलेटिव में ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हमें देखनी है रेंज ऑफ क्लॉक 1, कि क्लॉक 1 की रेंज क्या है। रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो गैप होता है, दैट इज़ कॉल्ड द रेंज। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वेरिएशन इस सब टाइम में क्या आ रहा है, प्लस में अगर देखें तो 110, जो कि यहाँ पुट किया है। लीस्ट वेरिएशन क्या है, माइनस में वैल्यू मैक्सिमम क्या है, वो है 52। इसमें से माइनस करेंगे, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी पॉजिटिव, तो वैल्यू आ जाएगी 162 सेकेंड्स। क्लॉक 2 की बात करें तो क्लॉक 2 में जो वेरिएशन है 24 मैक्सिमम, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है 7। तो क्लॉक 2 की रेंज आ जाएगी 24 -7, तो इट विल बी प्लस एंड इट विल कम 31 सेकेंड्स। तो क्लॉक 1 और 2 में कौन सी क्लॉक हमारी ज़्यादा एक्यूरेट है, जिसमें वेरिएशन कम आ रहा होगा, जिसकी रेंज कम आ रही होगी वही तो एक्यूरेट होगी। तो क्लॉक 2 की रेंज कम आ रही है, तो दिस क्लॉक इज़ मोर प्रेसाइज एज कंपेयर टू क्लॉक 1। हमें यही बताना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंबल पेंडुलम in successive measurements. The readings turns out to be 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42, this one and this one. Calculate the absolute error, relative error and percentage error. हमारे पास 5 वैल्यूज़ गिवन हैं टाइम की। ठीक है, तो टी मीन विल बी T1 + T2 T3 T4 T5 डिवाइडेड बाई 5। ये हम मीन निकालने का जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इन सब को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमें निकालना है एरर। एरर क्या होता था, डेल्टा T1। T1 क्या है, T1 इज़ दिस वन, दिस इज़ T2, दिस इज़ T3, दिस इज़ T4 एंड दिस वन इज़ T5। तो 1 में एरर क्या होगी, T1 - T मीन, ये आ जाएगा। 2 में एरर होगी T2 - T मीन, तो ये आ जाएगा। इन द सेम वे T3 T4 एंड T5, ये सारे मीन में एरर्स आ गई। अब एरर्स का अगर मीन निकालेंगे तो क्या होगा, इन सारी वैल्यूज़ का मीन निकाल लेंगे। इनको पुट कर दिया और आ जाएगा 5 से डिवाइड करके। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, लेकिन मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं इंक्लूड किया है। क्यों, क्योंकि जब मीन फाइंड आउट करते तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, साइन कंसीडर नहीं करते, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.11 सेकेंड्स। अब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी मीन। अच्छा, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट करके 2.6 लिया है, क्योंकि इसमें हमारी जो सर्टेन वैल्यू है वो 2.6 है। ये डेसिमल के सेकेंड और थर्ड पॉइंट तक जो वैल्यूज़ होती है वो अनसर्टेन होती है, अनरिलायबल होती है, इसीलिए सिर्फ डेसिमल के 1 पॉइंट तक लिया है। तो 2.6 और प्लस माइनस ये 0.011 था, तो 0.1 इज़ रिलायबल
इसमें 0.01 रिलायबल नहीं है, तो इसलिए सिर्फ इतनी वैल्यू कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते थे, जो मीन आया उस मीन को इस मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगी। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने परसेंटेज एरर हुई, 4% एरर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, बस ज़रूरत है तो आपके फोकस करने की। नंबर 8 है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। T1 is 20 degree centigrade plus minus 0.5 degree centigrade and T2 is 50 plus minus 0.5 degree centigrade. This is the, ये पॉइंट लगा के C लिख देते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर विद इन। तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, डेल्टा T विल बी T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्यों किया है, क्योंकि T2 इज ग्रेटर दैन द T1। अगर T1 ग्रेटर होता तो T1 माइनस T2 करते, तो T2 और T1 की वैल्यू सिंपली प्लेस की है, माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस। और एरर कितनी आ रही है, एरर आएगी हमारी 1 डिग्री सेंटीग्रेड की एरर आएगी इसमें, क्योंकि प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो ये डेल्टा T हमारा अगर +1 है तो 29 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2.9 इज the resistance R is equal to V upon I, where V is 100 plus minus 5 volts and I is 10 plus minus 0.2 amperes. Find the percentage error in R. ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी फ्लक्चुएट हो रही है, ±5%। करंट की वैल्यू 2%। I रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, करंट को। इस A का मतलब है एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। V किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्ट्स। तो परसेंटेज एरर इन वोल्ट्स कितनी है, 5%। परसेंटेज एरर इन करंट कितनी है, 2%। तो टोटल एरर कितनी हो जाएगी, इन दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 7%, विच इज़ द आंसर। 2.10 है two resistors of resistances R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm, R2 200 plus minus 4 ohms. This is the sign of ohm. ओम किसकी यूनिट होती है, ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर द सेकेंड सिचुएशन, ये कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन सिचुएशंस के लिए। हमें फॉर्मूला गिवन है, सीरीज़ में जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो इनको डायरेक्टली ऐड अप कर लेते हैं। मतलब नेट रेजिस्टेंस जो आएगा आर विल बी द समेशन ऑफ R1 एंड R2। मतलब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पैरेलल कनेक्शन में 1/R होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। और हमें ये रिलेशनशिप गिवन है एरर फाइंड आउट करने के लिए। अब पहले केस के लिए R1 R2 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो समेशन कितना हो जाएगा, 100 प्लस 200 इज 300। एरर कितना, 3%। यहाँ पे एरर है 4%, यहाँ पे एरर है, तो टोटल एरर हो जाएगी 7%। तो नेट जो रेजिस्टेंस आएगा हमारा सीरीज कनेक्शन के लिए वो ये आ जाएगा। दिस इज द साइन ऑफ सिंबल ऑफ ओम। पैरेलल कनेक्शन के लिए वैल्यूज पुट करते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको फर्दर सॉर्ट आउट किया तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करो तो आपको ये वैल्यू अचीव हो जाएगी 66.67 ओम। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें गिवन है ये एरर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि वैल्यूज पुट करना आसान हो जाए। तो डेल्टा आर डैश यहीं रहने देते हैं, आर डैश स्क्वायर की इधर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे किया है, आर डैश स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख लेंगे। साथ में लिख लेंगे तो ये वैल्यू रख लेंगे। और डेल्टा R1 जो एरर है, R1 में कितनी एरर है, 3। तो ये जो 3 वैल्यू है यहाँ पे डेल्टा R1 की वैल्यू है। और ये जो 4 यहाँ पे मैंने पुट किया है ये वैल्यू है डेल्टा R2 की, जो सेकेंड रेजिस्टेंस में एरर आ रही है, ठीक है। सिंपल इन कैलकुलेशंस को
सॉल्व करना है, बाद में आंसर आएगा R डैश इज इक्वल टू 66.67 प्लस माइनस 1.8 ओम। 1.8 ओम कहाँ से आया है? जो डेल्टा R डैश एरर यहाँ पे फाइंड आउट किए, नेट रेजिस्टेंस में जो एरर आ रही है वो एरर है 1.8 ओम्स। तो इसको इसके साथ प्लस माइनस ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा R डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेटिव एरर इन Z इफ Z इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 4 डॉट b रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय c d रेज टू द पावर 3/2। इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। सिंपली एरर, रिलेटिव एरर क्या होती है? डेल्टा Z बाई Z। इसकी जो पावर है वो पावर शुरू में आ जाएगी, तो 4 डेल्टा A बाई A प्लस का साइन 1/3 डेल्टा B बाई B प्लस C पे कोई पावर नहीं है तो C को डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे डेल्टा C अपॉन C प्लस D की जो पावर है वो पहले आ जाएगी 3/2 डेल्टा D बाई D। क्योंकि हमने जब ये प्रोडक्ट ऑफ एरर्स पढ़ा था और डिवीजन के लिए पढ़ा था तो यही था उस रूल में कि सारी एरर्स को हम सिंपली ऐड करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, ठीक है, या डिवीज़न में कोई हमें फॉर्मूला गिवन हो। तो ये बहुत सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 12 फ्रॉम NCERT। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। Measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in determination of small g? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम जो रिस्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं उसमें जो उसकी जो रेंज है, जो मिनिमम वैल्यू वो मेजर कर सकती है हमारी रिस्ट वॉच, वो है 1 सेकेंड। ठीक है, सिंपली ये फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे, g की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। अब t क्या होता है? टाइम पीरियड, t बाई n, n इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो डेल्टा t इज़ डेल्टा t बाई n, डेल्टा t अपॉन टी इज इक्वल टू टी बाई टी। ये क्या हो जाएगा? ये आएगा हमारा एरर। दिस इज डिफाइनिंग एरर इन टाइम पीरियड। तो डेल्टा g अपॉन g इज इक्वल टू L बाई L प्लस 2 टी बाई टी। ये कहाँ से आया? ये हमारा इसको सिंप्लीफाई करके आया है। 4 पाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, इसलिए 4 पाई स्क्वायर को हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब जो वैल्यूज क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसमें गिवन है हमें कि ये 1 mm एक्यूरेसी तक ठीक है। तो 1 mm को हमने 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट आया है 0.1 डिवाइडेड, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो पुट करेंगे वो सेम यूनिट्स में ही पुट करेंगे, इसलिए डेल्टा L जो mm में गिवन है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया है। वैल्यूज़ पुट करके सिंपली डेल्टा G अपॉन G की वैल्यू आ गई 0.027। ठीक है, अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारी टोटल एरर आ जाएगी परसेंटेज में 3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, और क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो हमने क्या किया? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। 6a की वैल्यू हमने सिंपली ये पुट कर दी तो हमारे पास कैलकुलेशंस आ गई ये। अब आंसर आ रहा था हमारा 311.299254, अप टू 6 डेसिमल पॉइंट्स तक लिया था। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम 0.299 को हम 0.3 लिख सकते हैं, बस वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इन द सेम वे वैल्यूम कैलकुलेट किया है ए क्यूब से, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो डेसिमल के 5 पॉइंट्स तक ये आया है। अब 714 इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, डेसिमल के 4 पॉइंट जो हैं बाद के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 373.7 मीटर क्यूब। ये होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी। मास हमें गिवन है 5.74, मास की नोटेशन क्या है? m।
इज इक्वल टू 5.74 ग्राम्स। वॉल्यूम क्या होता है, कैपिटल V इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, मास m जो है, वॉल्यूम ये रहा, कैलकुलेट करोगे तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सिंपल है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन है डायमेंशंस का। इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। हाफ mv स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस, इस इक्वेशन को हमें ट्रू प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज इक्वल टू हाइट। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करेंगे। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। m की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M इन ब्रैकेट, v वेलोसिटी होती है एल टी माइनस 1, तो v स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा m एल स्क्वायर टी माइनस 2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इस इक्वेशन का हम यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉपी करेंगे, एम जी एच। एम की यूनिट अगेन एम, जी की वैल्यू आ जाएगी एल टी माइनस 2, एच है हमारी हाइट, हाइट मीटर में होगी इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल। इन तीनों को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करके देखो कि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं या नहीं है। बिल्कुल सेम वैल्यूज़ है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एंड हेयर इज ऑल्सो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, जो कि प्रूफ करता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मतलब ये जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 16। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज गिवन एज जे। जे रिप्रेजेंट करता है जूल को, जो कि एनर्जी की यूनिट होती है। जे इज इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें 5 फॉर्मूले गिवन है काइनेटिक एनर्जी के। हमें डायमेंशन की हेल्प से ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से के रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी, इन पाँचों में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जूल, तो हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जूल क्या है, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। के जी क्या होता है, मीटर, एम मास एम में हो गया, एम स्क्वायर मतलब मीटर एल स्क्वायर एंड दिस इज टी माइनस 2। तो ये तो हो गई हमारी एनर्जी की डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ से उठाते हैं पॉइंट ए। ए में क्या कह रहा है, के इज इक्वल टू एम स्क्वायर एंड वी क्यूब। एम स्क्वायर के लिए क्या आएगा, यूनिट कैपिटल एम स्क्वायर, वी होता है एल टी माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, इसका लगा देंगे क्यूब, एम स्क्वायर एल क्यूब टी माइनस 3। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं बी के लिए। बी में क्या गिवन है, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम हो जाएगा एम, वी हो जाएगा एल टी माइनस 1, इसका स्क्वायर मतलब हाफ एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं सी, थर्ड केस के लिए। थर्ड केस में क्या है, के इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम, ए की वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। फोर्थ कंडीशन के लिए निकालते हैं, मतलब डी कंडीशन जो है, के इज इक्वल टू 3/16 एम वी स्क्वायर। 3/16 एज इट इज़ रहेगा, एम हो जाएगा कैपिटल एम और वी हो जाएगा एल टी माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/16 एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, नाउ कम फॉर द लास्ट केस। लास्ट केस क्या है, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। क्या हो जाएगा ये, हाफ
एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, दोबारा से कैलकुलेट मत करो, ऊपर से देख के लिख दो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम ए क्या हमने कहीं फाइंड आउट किया, यहाँ पे फाइंड आउट किया, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, एम एल टी माइनस टू। अब इन सारी वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 से, जो इससे मैच करती है इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट है, और जो मैच नहीं करती है उसका मतलब है कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कहाँ है, ये रहा, हेयर इट इज़ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आप ये छोड़ दो, इस पे फोकस मत करो, सिर्फ डायमेंशन पे फोकस करो। ये सेम है, इसके अलावा और कौन सा सेम है, इसके अलावा ये सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बी और डी, दिस बी फॉर्मूला एंड डी फॉर्मूला कैन इक्वेट दिस इक्वेशन। ठीक है, बाकी और कोई इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक भी आपका आंसर हो सकता है। बट जैसे कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो डेफिनेटली बी इज़ द करेक्ट चॉइस। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। कंसीडर अ पेंडुलम having a bob attached to the string that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length, mass, m, acceleration due to gravity. Derive the expression for its time period. Time period क्या होता है, टाइम पीरियड होता है हमारा कैपिटल T। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि T किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ L पर, मास M पर, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ठीक है, तो T को हमने लिखा T इज़ प्रोपोर्शनल टू L रेज टू द पावर X, M रेज टू द पावर Y, G रेज टू द पावर Z। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये किस रेशो में डिपेंड कर रहा है, तो हमने इसलिए इसकी पावर कंसीडर कर ली यहाँ पे X, Y एंड Z। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हमेशा हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा K और इट विल कम एज इट इज़ हेयर। ठीक है, आप पुटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। T क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टाइम की डायमेंशन में सिर्फ T फैक्टर आएगा, M की पावर 0 हो जाएगी, L की पावर 0 हो जाएगी। किसी भी नंबर या लेटर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है इट इज़ 1, X की पावर 0 1, M की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ हो जाएंगी 1, T बचेगा सिर्फ यहाँ पे। इन द सेम वे L में हम लिख सकते हैं M की पावर 0, T की पावर 0, सिर्फ L की पावर 1 है। सॉरी, ऐसे ही M आ जाएगा, M की पावर 1 होगी, L 0 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा। G क्या होता है, LT माइनस 2, M 0 लिख देंगे, मतलब इसको तो फर्दर 1 में ही कन्वर्ट होना है। अब दोनों सारी पावर्स रखते हैं हम इस इक्वेशन में। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पावर रख, सारी डायमेंशंस रख दो और फिर इसको कंपेयर कर लो। यहाँ से M की पावर देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे 0 है, तो सिर्फ M रेज टू द पावर Y आएगा। ठीक है, L के केस में क्या होगा, एक तो X के पास यहाँ पे पॉजिटिव है और दूसरा L एक तो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो L की पावर क्या हो गई, X प्लस Z। T कहाँ पर है, देखो T कहाँ पर है, ये 0 है, हट जाएगा, ये 0 है, ये भी हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2Z, तो माइनस 2Z हो गया यहाँ पे। तो अब इसको कंपेयर कर लो, ये M की पावर Y है और यहाँ पे क्या है, M की पावर है 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों की पावर को कंपेयर करेंगे, ये 0 हो गया, ये y हो गया, तो y इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे L की पावर, यहाँ पे L की पावर है 0 और यहाँ पे L की पावर है x प्लस Z। इससे क्या पता चल रहा है, x प्लस Z इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब Z की पावर कंसिडर करते हैं T, तो T की पावर हो गई यहाँ पे 1 और यहाँ पे T की पावर है माइनस 2Z, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया इन इक्वेशंस को। अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास x की, z की और y की वैल्यूज़, इसको फाइनली हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास t की ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू 0 आई, तो इसलिए m की पावर 0 को हमने 1 प्लेस करके इसको हटा ही दिया फाइनली,
तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k l रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई g की पावर 1/2। अब पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 को हम अंडर रूट लिख सकते हैं। तो t की वैल्यू फाइनलाइज क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। बच्चों इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आया है तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।